हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले एपिसोड नंबर 2 में हम लोगों ने बोर की सम पोस्टुलेशंस या अजम्पशंस सीखी, पढ़ी कि उन्होंने क्या क्या कॉन्सेप्ट देकर अपना मॉडल प्रेजेंट किया था। ठीक है, वो मॉडल बेहद पॉपुलर रहा, लेकिन समय के साथ साथ क्वांटम मैकेनिक्स का इवोल्यूशन हुआ और उसके चलते नील्स बोर का मॉडल प्रश्नों के दायरे में आ गया। ठीक है, क्वेश्चंस होने लगे, क्योंकि वो बहुत सी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था और लगभग वो किसी एटम पर फिट नहीं बैठ पा रहा था एक्सेप्ट ऑन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में केवल 1H1 एक प्रोटॉन होता है, आप जानते हो, और एक न्यूट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन 0 होते हैं। न्यूट्रॉन से हमको मतलब ज़्यादा नहीं है, बस इलेक्ट्रॉन से मतलब है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन वाला एटम होता है और जो ये बोर का मॉडल है, जैसे कि इसकी एजम्पशन थी दोनों कि इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस in a circular path with uniform motion like a planetary motion। जैसे प्लैनेट मूव करते हैं वैसे ये मूव करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में धीरे धीरे क्या हुआ कि एटम को लाइक ए पार्टिकल नहीं माना गया, इलेक्ट्रॉन को लाइक ए पार्टिकल नहीं माना गया, कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ एक पार्टिकल के फॉर्म में एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करे, बिल्कुल प्लैनेटरी मोशन। तो ऐसा नहीं माना गया, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स से बाद में ऐसा प्रूफ होने लगा कि इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक वेव। ओके, बिल्कुल पार्टिकल की तरह काम नहीं कर रहा था। दूसरा क्या था कि अगर किसी एटम में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन भी आपस में रिपल्सिव फोर्स लगाते हैं, जिससे कि सेंटर की ओर लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराना चाहिए, वो अफेक्ट हो जाता है। क्योंकि अगर प्योर सर्कुलर मोशन कराना है जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन भी करे और सेंटर में गिरे भी नहीं, उसके लिए ज़रूरी है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स काम करे वो कांस्टेंट होना चाहिए। वो तभी होगा जब उस एटम में केवल एक इलेक्ट्रॉन होगा। जब उस एटम में केवल एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन है, तभी वो प्योर परफेक्ट सेंट्रीपिटल फोर्स कांस्टेंट टाइप का दे पाएगा। अगर उसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो उनके बीच लगने वाला आपस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो रिपल्सिव नेचर का है, वो सेंटर यानी न्यूक्लियस से लगने वाले फोर्स को अफेक्ट कर देगा और हमारा जो ये न्यूक्लियस की ओर लगने वाला जो फोर्स है वो कांस्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं दे पाएगा। तो ये चीज़ हमने सीखी कि एक इलेक्ट्रॉन्स वाले एटम के लिए ही बोर का मॉडल सही था। ठीक है, तो इसीलिए हम सिर्फ हाइड्रोजन एटम की स्टडी करते हैं। तो आते हैं, स्टडी करते हैं। ये हुआ न्यूक्लियस हाइड्रोजन एटम का। इस पर चार्ज है केवल +E। +E का मतलब केवल प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का चार्ज, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है इन वैल्यू एक्सेप्ट इन नेचर। तो E की वैल्यू आप जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो प्लस मतलब प्लस और निगेटिव मतलब निगेटिव। और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन है तो वो ये है इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
देखो, अगर ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, जैसा कि बोर ने माना, ठीक है, अगर है तो सेंट्रीपिटल एक फोर्स होना चाहिए जो कि इसको प्लेटनरी मोशन या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दे पाए, और वो है इनके बीच में लगने वाला क्या, अट्रैक्टिव फोर्स, ये F। यहाँ पर हम मानते हैं कि न्यूक्लियस मूव नहीं करता है, वो अपनी जगह पर स्टेशनरी है और इलेक्ट्रॉन ही केवल सर्कुलर पाथ पर घूमता है, ठीक है। तो ये इसकी ओर अट्रैक्ट हो रहा है, ये इसकी ओर अगर इसको स्टेशनरी मानते हैं, हम ज़बरदस्ती मान लेते हैं कि ये स्टेशनरी है, तभी ये हम सॉल्व करते हैं, मॉडल कुछ ऐसा ही है। तो ये मानते हैं कि ये अपनी जगह पे फिक्स है, केवल यही मोशन में है, ठीक है। तो सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स जो है वो आप जानते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E और प्रोटॉन का चार्ज E, नेचर अलग अलग हैं लेकिन हम केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे अपॉन r², अगर वो r डिस्टेंस पर है तो। समझ में आया? ओके। और उसकी डायरेक्शन आप जानते हैं इधर सेंटर की ओर, ठीक है। तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब रखेंगे केवल यहाँ पर E की, याद रखना, केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, डायरेक्शन हम अलग से दे रहे हैं, वो आपको पता है। तो ये है सेंटर की ओर लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये सेंट्रीपिटल फोर्स वास्तव में अगर होता कितना है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, उसकी वेलोसिटी v² और अपान सर्कुलर पाथ का रेडियस r, ये भी आप जानते हैं। तो दोनों को जरा इक्वल करो तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E, मैग्नीट्यूड केवल लेंगे तो E²/r² इक्वल टू MEV²/r। ओके, इक्वेशन नंबर 1 क्लियर? क्लियर? ओके। अब हम बोर के सेकंड कॉन्सेप्ट पर आते हैं, जो सेकंड पोस्टुलेशन पर या उसके सेकंड एजम्पशन पर, जो कि बोर ने दिया था। बोर ने बोला था, नील्स बोर जी ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट पर सर्कुलर मोशन लगाएगा जहां पर उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटिटाइज हो, यानी NH/2π, इस रूल को फॉलो करता हो, इस रूल को वो फॉलो करता हो। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इस पर चक्कर लगा रहा है और ये मान लो nth ऑर्बिटल है, अगर ये nth ऑर्बिटल है तो मोमेंटम कितना होना चाहिए उसका, सर्कुलर पाथ है तो mv/r। अब जब n ले रहे हैं तो nth ऑर्बिटल ले रहे हैं तो हम यहाँ पर लिख देंगे n मीन्स nth ऑर्बिटल का, nth ऑर्बिट का रेडियस, और जो आपकी जो वेलोसिटी है v, ये भी जिस ऑर्बिट में होगी उस पर डिपेंड करेगी, j एंगुलर मोमेंटम, और ये होना चाहिए आपका NH/2π nth ऑर्बिट के लिए या nth सेल के लिए। ये उनका दूसरा कॉन्सेप्ट था। तो जरा अगर हमने nth सेल लिया है और nth सेल मान लेते हैं कि ये nth सेल है, क्वांटम नंबर n वाला सेल, तो nth सेल है ये या nth ऑर्बिट है, तो हम यहाँ पर Rn लिख देते हैं। तो यहाँ पर आप Rn लिख दीजिए, क्योंकि हमको लगाना है बोर जी का सेकंड पोस्टुलेशन, nth। उनका कहना था कि वो जो इलेक्ट्रॉन
जब घूमेगा तो वो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्वांटिटाइज्ड होगा, मतलब n पर डिपेंड करेगा, जिसको उन्होंने बोला था कि ये स्टेबल सेल्स हैं, यानी वो स्टेबल ऑर्बिट है। अगर इलेक्ट्रॉन उन ऑर्बिट में है तो वो सेंटर मतलब न्यूक्लियस में नहीं गिरेगा, वो वहाँ स्टेबल होगा। उन्होंने स्टेबल ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया था, यानी फिक्स्ड ऑर्बिट या स्टेबल ऑर्बिट, समझ में, या क्वांटिटाइज्ड ऑर्बिट। उनका मानना था कि केवल उन्हीं सेल में ही, उन्हीं सेल या उन्हीं ऑर्बिट में ही वो चक्कर लगाएगा। मतलब कैसे, तो हम अभी बताते हैं आगे, देखिए समझा देंगे आखिरी में थोड़ा और। ये आया, इसको नंबर 2 दे दो। यहां से क्या करो, यहां से Vn निकाल लो, मतलब nth ऑर्बिट या nth सेल में जो वेलोसिटी है n Vn आ जाएगा NH/2π, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है तो Me लिख लो, Me और Rn। यहां से वेलोसिटी आ गई v को उठा के यहां पे रखो तो 1/4πε0 E²/Rn² इक्वल टू Me/Rn, और v है तो यहाँ पर Vn लिखो, चूंकि हम nth ऑर्बिट ले रहे हैं उनके हिसाब से, तो Vn की वैल्यू रखो वहाँ पर, NH/2πMeRn और इसका होल स्क्वायर। देख लेना सही लिखा है कि गलत, ठीक है। तो जरा इसको आप और अच्छे से क्लियर करो। 1/4πε0 E²/Rn² इक्वल टू Me/Rn n²/4π² और Rn², सबका स्क्वायर कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है। चलो, 1 Me से ये 1 Me कटा, बचा केवल 1 Me। Rn² इस Rn² को ले डाला, ठीक है, और कुछ जाएगा, 1 पाई को खा गया, 4 को खा गया, और कुछ नहीं बचा। Rn इधर ले आओ तो Rn E²/ε0 इक्वल टू n²h²/πMe। इतना ही आया, 1 पाई कट गया और 1 mm, ठीक है। तो यहाँ से Rn आ जाएगा, Rn इक्वल टू n²h²/πMe और ये E²। देखो थोड़ा और इसको आगे बढ़ाते हैं, n=1 लिखते हैं, यानी फर्स्ट सेल, यानी फर्स्ट ऑर्बिट या फर्स्ट क्वांटिटाइज्ड ऑर्बिट। क्वांटम नंबर 1 है तो फर्स्ट क्वांटिटाइज्ड ऑर्बिट या फर्स्ट स्टेबल एनर्जी स्टेट, बहुत कुछ कह सकते हो। क्योंकि बोर ने बोला कि जो ये क्वांटिटाइज्ड ऑर्बिट हैं, यानी n=1 KLMN जो भी हैं, इन्हीं में इलेक्ट्रॉन स्टेबल होते हैं, मतलब इन्हीं में चक्कर लगाते हैं। समझ में आया? इन्हीं में चक्कर लगाते हैं और इनको बोलते हैं एनर्जाइज्ड सेल, क्वांटिटाइज्ड सेल, स्टेबल सेल, बहुत से नामों से इन्हें जाना जाता है। तो n=1 लो, यानी फर्स्ट क्वांटिटाइज्ड सेल, क्वांटम नंबर 1
तो फर्स्ट क्वांटिटाइज सेल या n इक्वल टू 1 सेल या k सेल, जो भी आप ना KLMN जो भी आप ना चाहो, तो n इक्वल टू 1 यानी फर्स्ट सेल लो, तो वहाँ से R1 n की जगह पर 1 इक्वल टू n की जगह पर 1 केवल आ जाएगा ये h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपान पाई m e और ये e स्क्वायर। h की वैल्यू आप जानते हैं 6.6 टेंस पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। 3 कर लो, ज़्यादातर लोग 6.63 6 लेते हैं, तो मैं जनरली 6.6 लेकर ही काम चला लेता हूँ। एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू भी आपको पता है 8.85 टेंस पावर माइनस 12 और यूनिट उसके साथ। एम 9.1 टेंस पावर माइनस 31 किलोग्राम। ई 1.6 टेंस पावर माइनस 19 कूलॉम। ये 4 और पाई की वैल्यू 3.14 रख लो। और जब आप रखोगे तो आपको मिलेगा R1 इक्वल टू, यानी हाइड्रोजन एटम का जो फर्स्ट सेल है, यानी जो फर्स्ट ऑर्बिट है, यानी फर्स्ट क्वांटम नंबर वाला जो स्टेबल ऑर्बिट है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है बोर जी के अकॉर्डिंग, उसकी वैल्यू आएगी कुछ ऐसे 0.528 या 529 एंगस्ट्रॉम। वेयर जब रखोगे ना वैल्यू, तो ये आएगी आपकी 0.529 टेंस पावर माइनस 10 मीटर, इतनी आएगी। अब टेंस पावर माइनस 10 मीटर को 1 एंगस्ट्रॉम भी बोलते हैं, तो R1 यानी इतना आया। हाइड्रोजन एटम का जो फर्स्ट ऑर्बिट है, स्टेबल ऑर्बिट, n इक्वल टू 1 यानी k, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है हाइड्रोजन एटम का, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा और स्टेबल रहेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन बोर जी के मॉडल्स के हिसाब से रिवॉल्व करेगा और स्टेबल रहेगा, वो इतना है। और इसको बोर जी के सम्मान में, चूँकि बोर जी ने ये मॉडल एज्यूम किया था, तो हाइड्रोजन एटम का जो पहला सेल है उसकी जो रेडियस है यानी R1, इसको उनके सम्मान में बोर रेडियस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोर रेडियस। भाई उनका सम्मान में हाइड्रोजन एटम के जो पहली सेल है उसके रेडियस को बोर जी के सम्मान में बोर रेडियस बोलते हैं और उसकी वैल्यू ये है। तो मतलब ध्यान से देखना, उनके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन एटम का ये अगर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जहाँ प्रोटॉन है, वहाँ से 0.529 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर जो ये सर्किल बनेगा, इलेक्ट्रॉन सिर्फ वहीं सर्वाइव करेगा उनके अकॉर्डिंग। यानी जब पहली उनकी जो स्टेबल रेडियस है वो उनके अकॉर्डिंग इतनी दूरी पर पाई जानी चाहिए, यानी वो इलेक्ट्रॉन चाहे भी तो यहाँ बीच में नहीं रह सकता। यानी वो इसके बीच में, जैसे ये कोई 389 एंगस्ट्रॉम पर अगर कोई रेडियस हम मान लें, तो बोर जी के अकॉर्डिंग वो इलेक्ट्रॉन इस रेडियस पर सर्कुलर या प्लेटनरी मोशन नहीं करेगा, चूँकि बोर जी के अकॉर्डिंग वो इस रूल का फॉलो नहीं करेगा। बोर जी के अकॉर्डिंग ये एंगुलर मोमेंटम जो है वो इलेक्ट्रॉन का क्वांटिटाइज जो होना चाहिए उनके अकॉर्डिंग। यहाँ n जो है वो नंबर होना चाहिए 1 2 3 जैसा, n इक्वल टू 1.5 जैसा या 2.5 या 1.3, ये सब डेसिमल नंबर उनको नहीं चाहिए। बोर जी ने बोला कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटिटाइज्ड है, यानी होल नंबर ऑफ द दिस अमाउंट। तो इस चक्कर के चलते बोर जी के अगर हम मॉडल के हिसाब से देखें
तो हमारा इलेक्ट्रॉन पहला जो हाइड्रोजन एटम का जो पहला जो सेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन है वो इतनी डिस्टेंस पर होगा, यानी इलेक्ट्रॉन उसके बीच में किसी भी दूरी पर 0 से लगा के 0.529 एंगस्ट्रॉम, यानी 0 से लगा के R1 के बीच में किसी और सर्कुलर पाथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाएगा। समझ में आया? बोर जे के अकॉर्डिंग उसके बीच में इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाएगा, वो सिर्फ इतनी दूरी पर लगाएगा। ओके, जरा ये देखो, ये फार्मूला R1 जो आपने जो पहली जो रेडियस निकाली R1 ये, और ये किसी भी ऑर्बिट के लिए जो आपने निकाली n, मतलब किसी भी nth ऑर्बिट के लिए, इन दोनों को जरा डिवाइड करो, क्या आएगा? तो Rn दिस डिवाइडेड बाय दिस अपान R1 दिस, ये Rn को R1 से डिवाइड करो तो आएगा केवल n², यानी Rn यानी nth ऑर्बिट वाला रेडियस, nth ऑर्बिट मतलब nth स्टेबल या nth क्वांटिटाइज ऑर्बिट वाला ऑर्बिट जो है उसकी रेडियस। तो Rn इक्वल टू आ जाएगा n² इंटू R1, यानी कि दूसरी जो सेल होगी L सेल, n इक्वल टू 2 मतलब L सेल, हाइड्रोजन एटम का n इक्वल टू 2 मतलब दूसरी स्टेबलाइज्ड या क्वांटिटाइज सेल जिसको L सेल बोलते हैं, अगर उसको K लेंगे तो उसको L लेंगे, तो उसकी जो रेडियस जो होगी, तो n जब 2 रखोगे तो 2² इंटू R1 यानी R2 आ जाएगा आपका, n इक्वल टू 2 रख रहे हैं, यानी 4 टाइम्स ऑफ R1, यानी 4 टाइम्स ऑफ R2 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो 4 दूना 4, 9 36, 8 1 21, इतना। देखो जो R2 है वो R1 से 4 गुना ज़्यादा है, यानी 4 टाइम्स ज़्यादा है। तो हाइड्रोजन एटम का अगर पहला जो स्टेबल सेल या पहली एनर्जाइज्ड क्वांटिटाइज ऑर्बिट अगर, या कह लो बोर रेडियस 0.529 एंगस्ट्रॉम पर है, तो सेकेंड वाली इससे 4 टाइम्स यानी कुछ ऐसी आएगी, काफ़ी दूरी पर, 4 टाइम्स दूरी पर 2.116 एंगस्ट्रॉम, यानी सेकेंड सेल यहाँ से स्टार्ट होगी, जो कि बोर मॉडल के अकॉर्डिंग एक स्टेबल सेल होगी, स्टेबल ऑर्बिट होगा। यानी बोर मॉडल के हिसाब से वो इलेक्ट्रॉन केवल यही घूम पाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन अगर सेल अपना चेंज करना चाहे एनर्जी लेकर, बताया था ना हमने कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके हायर सेल में जाते हैं, हायर ऑर्बिट में जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अगर ये वाला जो पहले सेल में है, अगर इसको हम एनर्जी कहीं से दे दें और ये एक्साइटेड हो जाए और ये जंप करे, तो इसको यहाँ तक आना पड़ेगा, इतने रेडियस पर, यहाँ पे, मतलब अब फिर वो ऐसे ऐसे चक्कर लगाएगा, बीच में कहीं पर वो नहीं आ पाएगा, बीच में वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि बीच के सारे जो सर्कुलर पाथ हैं, बीच में जितने भी सर्कुलर पाथ हैं वो सब अनस्टेबल हैं। क्या हैं? अनस्टेबल हैं, अनक्वांटिटाइज्ड। ये बोर का कॉन्सेप्ट है। स्टेबल सेल में ही वो जाएगा, भले ही उसमें एक इलेक्ट्रॉन हो हाइड्रोजन में, वो कितने भी सेल में जा सकता है अपनी एनर्जी लेकर, और एनर्जी मिलेगी तो वो L के बाद M सेल में जाएगा, यानी N इक्वल टू 3rd सेल में जाएगा पावर लेके, जब तक कि उसकी सेंटर से वो अटैच रहेगा तब तक अटैच रहेगा।
जब उसकी एनर्जी इतनी हो जाएगी कि अटैचमेंट ख़त्म तो वो आज़ाद हो जाएगा। समझ में आया? लेकिन अगर वो अटैच्ड है सेंटर से, न्यूक्लियस से, तो वो जब जंप करना शुरू करेगा तो वो सिर्फ उन्हीं सेल में जाएगा जो कि इस रूल को फॉलो करती हैं। अब तीसरी सेल n की जगह पे 3, तो यानी जो तीसरी होगी वो R1 से 9 टाइम्स ज़्यादा होगी बोर रेडियस से, तो वो कहीं और बड़ी सेल होगी तीसरी वाली, उसकी रेडियस और बड़ी होगी, लेकिन वो एक स्टेबल सेल होगी अकॉर्डिंग टू बोर, क्योंकि उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटिटाइज होना चाहिए h/2 का होल मल्टीपल। इस बेसिस के चलते इलेक्ट्रॉन सिर्फ इन्हीं रेडियस में सरवाइव करेगा, बीच के किसी सर्कुलर पाथ पर नहीं घूमेगा। और ये जो रेडियस जो निकलती हैं उनको बोलते हैं स्टेबल ऑर्बिट्स, स्टेबल ऑर्बिट्स। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हुआ बोर रेडियस कैसे निकली, और हाइड्रोजन एटम की कोई भी रेडियस आप यहाँ से निकाल सकते हो, Rn = n² × R1। पहली रेडियस पता है तो कोई भी क्वांटम नंबर वाली आप स्टेबल क्वांटिटाइज्ड सेल की रेडियस निकाल सकते हो। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करेगा तो वो स्टेबल रहेगा। आई थिंक ये आपको काफ़ी पसंद आया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है, जहाँ हम इस इलेक्ट्रॉन की जो कि ऑर्बिट में घूम रहा है उसकी हम एनर्जी निकालेंगे। ठीक है।